हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, दिस इज़ माय एसे कॉपी फॉर 78 बीपीएससी, जिसमें मेरे 190 मार्क्स आए हैं। तो एसे वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज उसकी मार्क्स की वजह से ही मेरा रैंक बहुत अच्छा आया है। एंड मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं कि आपको लेक्चर्स दूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय जर्नी कि एसे की प्रिपरेशन मैंने कैसे की। सो अगर आप एसे की बात करो बीपीएससी में, तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बीपीएससी में ऐसे 300 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसमें जो दो ऐसे होते हैं वो आपके जनरलाइज टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल, विमेन एम्पावरमेंट पे आ जाएगा, क्लाइमेट पे आ जाएगा, और भी बहुत सारे जनरलाइज टॉपिक्स हैं। एंड जो दूसरा थर्ड सेक्शन होता है, वहाँ पे बिहारी प्रोवर्ब होता है। जैसे कि आप अगर 78 बीपीएससी की बात करो, तो इसमें ये 4 बिहारी प्रोवर्ब आए थे। ठीक है, अभी इनमें से आपको डिड्यूस करना है कि इसका मीनिंग क्या है, एंड उस हिसाब से फिर आपको आगे ऐसे लिखना है। तो स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं, और बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि ऐसे मैं कौन से मीडियम में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं। तो जिस मीडियम में, पहला है मीडियम, तो जिस मीडियम में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसी मीडियम में लिखो, क्योंकि इससे कोई आपको ना सिखा नहीं सकता। वो आप खुद खुद वो चीज़ें, थॉट प्रोसेस डेवलप करते हो। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे आपको आपका आपको मतलब यू यूज टू गेट, यू स्टार्ट डिस्कवरिंग डायमेंशंस, कि कौन से डायमेंशन जो मैं आगे आपको बताऊंगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो और आपने अपना पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में दिया है, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश मीडियम, तो आप इंग्लिश मीडियम में ही ऐसे लिखो। एंड अगर आप हिंदी मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो उसमें उसमें ऐसे लिखो। नाउ जो दूसरी चीज़ आती है कि पेन कौन सा यूज़ करें, एंड जो राइटिंग है उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने जो पेन यूज़ किया था दैट वाज ट्राईमैक्स। आप जेल पेन, बॉल पेन, कोई सा भी पेन यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जो जिस पेन से आपने प्रैक्टिस की है ना, हमेशा अपने मेंस के आंसर में, जो भी GS1 हो, GS2 हो, ऐसे हो, कोई सा भी हो, आप वही सेम पेन यूज़ करना, क्योंकि उससे आपका हाथ भी बैठा रहता है। एंड स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंस में, स्पेशली इन GS1 एंड GS2। नाउ ऐसे की बात करें तो ऐसे में वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी जो राइटिंग है वो मतलब क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कट्स मत करना, क्योंकि देखने में ओवरऑल एक अच्छा फीडबैक जाना चाहिए जो आपके वैल्यूएटर हैं उनको। नाउ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्यों है फॉर मेंस? सो ऐसे का क्या है ना कि अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर दो बच्चों के मेंस में और फाइनल स्कोर्स, आई थिंक शायद, ये मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जितना मैंने सुना है उस हिसाब से कि अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं, तो वो ऐसे का मार्क्स ही है जो डिसाइड करता है कि रैंक किसकी ऊपर होगी। और ऐसे इज़ अ आर्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको ना वो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, कि आप इंटरेस्ट लेके एसेज लिखो। वो धीरे धीरे आप सीख लोगे। एकदम से ऐसा मत करो कि आज मुझे एक ऐसे लिखना है तो वो एक रूटीन है, नहीं। आप वीक में एक शेड्यूल बनाओ कि एक वीक में मुझे मंडे ऐसे लिखना है, वेंसडे ऐसे लिखना है, या फिर जिस तरीके से भी हो। बट यू शुड बी, माइंड आपका पूरा फ्री होना चाहिए जब भी आप ऐसे लिखने बैठो। एंड ऐसे लिखना ही एक बड़ी बात है। आप लिखना स्टार्ट करो। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी ऐसे लिखना शुरू करो, तो आप एक रफ शीट लो, उसमें आप सोचो। अगर 1 आवर का एग्ज़ाम होता है, 3 आवर्स का टोटल पेपर है, सो इट इज़ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ना अगर सेक्शन 1 की मैं बात करूँ, तो उसमें 1 आवर का एग्ज़ाम होता है। 1 आवर में अगर आप एक ऐसे लिखते हो, तो 60 मिनट्स हैं आपके पास। उसमें जो पहले के 15 मिनट्स हैं, उसमें सिर्फ आप एक स्केलेटन बनाओ कि इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगा,
यू नो बॉडी में मैं क्या चीज़ें लिखूंगा। तो मैं क्या करती थी, मेरी रफ शीट पे मैं इस तरीके से बना लेती थी एक गोला, और ये मेरे डायमेंशंस होते थे। आगे मैं बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन और बॉडी में क्या चीज़ें लिखनी है, बट हमेशा मेरा एक रफ स्केच होता था। पहले मैं स्केलेटन बनाती थी कि मुझे ये चीज़ें लिखनी है, उसके बाद ही मैं अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करती थी। एंड आई थिंक 45 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने अच्छे से सोच लिया है कि मुझे क्या लिखना है, क्या डायमेंशंस लिखने हैं, तो आप आराम से कर लोगे। ओके, नाउ टाइम मैनेजमेंट भी मैंने बता दिया। अभी एक और बच्चों का डाउट आता है कि ये डायमेंशंस मेरे दिमाग में कैसे आएंगे। तो देखो, आप जब भी फ्री हो ना, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, तो यूट्यूब में कुछ भी देखने के से अच्छा है कि यू स्टार्ट सीइंग डॉक्यूमेंट्रीज। ठीक है, जैसे कि अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे मशरूम लेडी ऑफ बिहार, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा, बट देर इज़ अ विमेन एंड शी इज़ द मशरूम लेडी ऑफ बिहार, अनीता कुमारी और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ। बट उसकी जो स्टोरी है ना, दैट इज़ रियली मोटिवेटिंग एंड वो हेल्प करता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जो दशरथ मांझी के ऊपर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, वो देखो। एंड दूसरा सोर्स है राज्यसभा टीवी। ना राज्यसभा टीवी में आप जब चीज़ें देखते हो वहाँ पे, फॉर एग्जांपल जो एआई इन एग्रीकल्चर है, जो मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में, तो उसमें वो जो एंकर है ना, उसने स्टार्टिंग में बहुत ही सुंदर स्टोरी दी है। एंड उस स्टोरी को आप सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अगर आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ वैसा टॉपिक आता है तो, या फिर आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। तीसरा है एडिटोरियल। नाउ एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एडिटोरियल में आपको ना एक फॉर्मेट पता चलता है कि आपको अपना स्टोरी कैसे स्टार्ट करना है। एक जो लैंग्वेज का फ्लो होता है ना, वो आप एडिटोरियल से सीखोगे। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट, जो कि है एसे का। तो जो एसे है, जैसा कि मैं बता रही थी, उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी, और तीसरा है कंक्लूजन। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो इंट्रोडक्शन में आप कोई भी टॉपिक के इंट्रोडक्शन में 3 तरीके से आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। पहला है कि कोई कोट से स्टार्ट करो, कोट, फैक्ट, डेटा। उस कोट को आप लिख सकते हो, फिर वो टॉपिक आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आए, तो पहली चीज़ है कि आप या तो कोट से स्टार्ट कर दो। अगर आपको कोट भी याद नहीं है, तो आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर दो चीज़ें अपने लैंग्वेज में। नाउ दूसरा, बट दिस इज़ नॉट एन इफेक्टिव वे। ये उस समय के लिए जब आपको बिल्कुल कुछ भी चीज़ें याद नहीं आ रही हो। तो द मोस्ट इफेक्टिव आई थिंक एंड आई फील है, दैट इज स्टोरी। स्टोरी, जब आप अपने इससे को स्टोरी से स्टार्ट करते हो, तो जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, उस मतलब इट क्रिएट्स एन एंगेजमेंट, है ना। कोई अगर स्टोरी है तो उसके आगे दे वांट टू रेफर टू योर कॉपी कि आगे इस बच्चे ने क्या लिखा है। अभी स्टोरी में आप 2 तरीके की यूज़ कर सकते हो। एक तो स्टोरी रियल स्टोरी, किसी कैरेक्टर से मोटिवेटेड। कोई आपने वेब सीरीज़ देखी हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने एक वेब सीरीज़ की बात की है पंचायत में। तो वो मैंने मतलब जैसे कि ये जो टॉपिक है ना, लैक्स लॉज एंड दी ऑर्डर, ये इस टॉपिक पे मैंने, हाँ, इससे पहले एक और चीज़ शायद जो मैंने मिस कर दी, वो ये है कि हमेशा बच्चों के बीच में ऐसा एक मिसकंसेप्शन होता है कि इन चारों में से जो सबसे टफ टॉपिक है ना, जो कोई नहीं लिखेगा, वो मैं लिखता हूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद सबसे इजीएस्ट टॉपिक्स चुना था, बट आई फोकस्ड ऑन द कंटेंट। मेरा कंटेंट अच्छा था, मेरे डायमेंशंस अच्छे होने चाहिए, स्टोरीज अच्छी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। तो
दिस इज़ जस्ट अ मिसकंसेप्शन। जो टॉपिक पे आप कंफर्टेबल हो, प्लीज़ एग्जाम में आप वही टॉपिक चूज़ करो। नाउ इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो स्टोरी दो तरीके की है, एक है रियल स्टोरी और दूसरा है आप खुद से फॉर्म कर रहे हो वहाँ पे। तो अगर आपको कोई स्टोरी याद नहीं आ रही है देन यू कैन फॉर्म, वहाँ पे भी आप कर सकते हो, बट रियल स्टोरी से स्टार्ट करोगे तो एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट क्रिएट होगा। जैसे कि देखो, ये जो लेक्सी लॉज वाला टॉपिक था विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो मैंने कभी तो अमेज़ॉन प्राइम पे वो सीरीज़ देखी थी, आप में से भी बहुत लोगों ने देखी होगी, पंचायत। तो सबसे पहले मुझे ना वही हिट हुआ एंड डायरेक्टली मैंने वही लिख दिया। उसी को मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है कि वन डे वाइल वॉचिंग अ सीरीज ऑन अमेजॉन प्राइम कॉल पंचायत, द स्टोरी हिट मी विद द स्टोन ऑफ रियलिटी, the reality of laws that actually exist and the laws that are actually put to bring about a change in the life of a sarpanch, Indravati. So I took a frictional character Indravati and मैंने फिर चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एक और एग्जांपल से बताती हूँ, दिस वन, जो सेक्शन 3 का एक ऐसे था, इसमें अभी ये जो सेक्शन है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग इन चार में से मुझे हमेशा दो टॉपिक्स ही समझ में आते हैं। एंड हमेशा आप सारे पेपर में देखोगे कि ये जो चार टॉपिक है ना, उसमें से हमेशा आपको एक या दो टॉपिक ही प्रॉपर समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप पहले तो ये चार टॉपिक्स को पढ़ो, फिर देख लो कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। ये मैंने देखा, जैसन बोएबा वैसन कटवा, मतलब व्हाट यू सो यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये थोड़ा सा आसान लगा मुझे कि मैं इस पे कंटेंट लिख सकती हूँ, क्योंकि पहले भी शायद आप प्रैक्टिस करते हो तो कुछ कुछ जो आइटम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं उस पे आप प्रिपेयर करते हो लाइक, और आप इजीली लिख सकते हो, तो मैंने यही चूज़ किया। बाकी जो भी आपको समझ में आया आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। एंड इसके इंट्रोडक्शन में भी मैंने एक स्टोरी लिखी है। अभी इसमें भी मैंने एक रियल इवेंट लिखा है, 2008 का क्रेडिट क्राइसिस। मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो लेमन ब्रदर्स है उसने लोन्स रेकलेसली दिए थे विदाउट एनालाइजिंग थिंग्स। तो उन्होंने जो किया उसकी वजह से दे सफ़र्ड एंड उसके साथ साथ पूरी दुनिया में दुनिया सफ़र्ड। ये देखिए। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, आपको स्टोरी, कोट या फिर एक्सप्लेनेशन जो भी हो। अभी मेरा क्या होता था कि मैं स्टोरी से स्टार्ट करती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं स्टोरी से ही स्टार्ट करती थी, या फिर खुद की स्टोरी फॉर्मुलेट भी करती थी। तो ये स्टोरी से मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद एक्सप्लेन इट स्पेशली इन सेक्शन 3। ओके, तो ये शायद मेरी पूरी कॉपी नहीं है। तो 1 सेकेंड, हाँ। तो जैसे कि अभी ये वाला टॉपिक है, तो आप स्टोरी से स्टार्ट करो। स्टोरी के बाद अभी यहाँ पे ही आपको स्टैब्लिश कर दिया मैंने कि क्यों ये जो मैंने स्टोरी लिखी है, वाई इट दिस स्टोरी इज रेलिवेंट फॉर दिस टॉपिक। नाउ आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप वो जो कोट है, वो जो फ्रेज है, आप उस फ्रेज को एक्सप्लेन कर दो, तो वन पैराग्राफ में like in 50 to 60 words you can explain कि this is a बिहारी proverb, famous बिहारी proverb जिसका मतलब ये होता है, एंड आप उसको एक्सप्लेन कर दो। नाउ मूविंग ऑन, इंट्रोडक्शन के बाद आता है बॉडी। नाउ बॉडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपका जो ऐसे है उसका 80% जो पार्ट है वो यहाँ पे ही होता है। बॉडी के लिए आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो आपको थीसिस और दूसरा एंटीथीसिस। मतलब क्या है इनका? तो जब आप बॉडी स्टार्ट करते हो लिखना, और लिखने से पहले जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो कि इस टॉपिक पे मैं क्या लिखूंगा
तो आपको दो डायरेक्शन में सोचना है, आपका जो ऐसे है वो कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए। तो थीसिस मतलब कि अगर आप अपना ऐसे लिख रहे हो तो कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो उसके फेवर में होंगे, जो वो वाक्य या फिर जो वो सेंटेंस है उसको सपोर्ट करते हुए आपके डिमेंशंस होंगे, एंड एंटीथेसिस में आप उसको काउंटर करोगे। ओके, नाउ जब मैं थीसिस पे आती हूँ बॉडी के, तो यहाँ पे आप क्या करो, व्हेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग आप डिमेंशंस लिख लो। तो सोचना कैसे है, कोई भी टॉपिक उठाओ आप, जैसे कि ये है, जैसन बोवा वैसन कटवा, मतलब व्हाट यू सो यू रीप। तो इसमें मैं सोचूंगी कि क्या इसका कुछ हिस्टोरिकल पास्ट में ऐसा कुछ है जो मैं रिलेट कर सकती हूँ, मे बी एंशंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो फ्रीडम स्ट्रगल से कुछ मैं ले सकती हूँ कि ये चीज़, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है वो वैलिडेट हो जाए। सिमिलरली आप दूसरा डायमेंशन लिख सकते हो, इन्वायरमेंट रिलेटेड, पॉलिटी रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड, इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड, फिर बिहार रिलेटेड, जो कि बहुत अच्छा होता है अगर आप सोच पा रहे हो कि बिहार रिलेटेड कुछ है वैसा कुछ, तो वो आप ले सकते हो। देन और क्या लिख सकती हूँ, सोशल इश्यूज, डोंट माइंड यार अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ऑन दिस बोर्ड। चलो इसको क्लियर करती हूँ। तो ना मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ आपको। ये देखो, इसमें मैंने क्या किया था कि मैंने व्हाट यू सो यू रीप, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अभी मैंने क्या किया, बहुत इजी सा उठाया कि किस तरीके से हमने, मतलब कि ह्यूमंस ने इन्वायरमेंटल डैमेज किया है, और इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, AQI इतना बढ़ गया है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ना, ये भी वैलिडेट कर रहा है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही आउटपुट हमें मिलेगा। सिमिलरली एक और, अच्छा ये दिस इज एंटीथेसिस। हाँ, एक और मैंने एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सेकंड डायमेंशन मैंने लिखा हुआ है कि कुछ ना कंट्रीज को कंपेयर किया है कि वैसी कंट्रीज अगर उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट होता है तो देयर आर टू वेज टू रिजॉल्व इट। या तो आप पीस और बायलैटरल टॉक्स पे डिपेंड कर सकते हो, या तो आप वॉर कर सकते हो। तो आपके पास कितने एग्जाम्पल हैं, इसमें आप दिखा सकते हो कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें उनकी इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होगी, दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा। वहीं अगर डिप्लोमेटिक और डायलॉग के वजह से की यूज़ करके ऐसा सॉल्व होता तो शायद इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल जो ये वैलिडेट कर रहा है कि आप जैसा बोगे वैसा ही आपको फसल मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हाँ देखो, अभी एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक और मैंने इसी ऐसे में एक थर्ड डायमेंशन खोजा था कि अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो तो आपको उसका फल वैसा ही मिलेगा। और मैंने क्या किया है यहाँ पे, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक को मैंने कंपेयर कर दिया अशोका से। तो ये एक एंटीथेसिस है। MBT को मैंने कंपेयर किया कि पहले उसने सिंबॉलिक करेंसी डाली, वो भी फेल हो गया, उसके बाद भी उससे उसने कुछ नहीं सीखा, एंड अगेन ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली नथिंग हैपन एंड ही इज रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द फूलेस्ट किंग्स इन हिस्ट्री। ऑन द अदर हैंड, अभी ये पार्ट कब जाएगा, तो सो द थ्री डायमेंशंस आई डिस्कस्ड, वैसे ही बहुत सारे डायमेंशन सोच सकते हो जो आप आराम से बैठ के सोचोगे, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो अगर नेक्स्ट चलते हैं हम एंटीथेसिस पे। तो अभी एंटीथेसिस में ना आपको थोड़ा पैराग्राफ चेंज कर, अभी ना इसके दो तरीके हैं, या तो आप थीसिस और एंटीथेसिस साथ साथ में लिखो।
जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया ना, मोहम्मद बिन तुगलक और अशोका है, तो उसका जो है वो दोनों मैंने कंपेयर कर दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सीखा नहीं अपनी गलतियों से, इसकी वजह से उसका पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया एंड ही इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द फुलेस्ट किंग्स। ऑन द अदर हैंड अशोका का देखो, ही a change of heart happened and we remember him as one of the greatest kings। तो वो आप साथ में भी लिख सकते हो, या फिर आपका जब थीसिस का पॉइंट खत्म हो जाए देन आप पैराग्राफ इस तरीके से चेंज करो। बट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बट इज इट ऑलवेज द केस। मेरा जब सारा पॉइंट्स थीसिस का खत्म हो गया, मेरे डिमेंशंस खत्म हो गए, तो मैं यहाँ पे गई और मैंने एक पैराग्राफ लिख दी, एक लाइन लिख दी, बट इज इट ऑलवेज द केस, ताकि जो मेरा ऐसे पढ़ रहा है उसे ये समझ में आए कि नाउ अभी मैं इस स्टेटमेंट के अपोजिट में अपने पॉइंट्स देने वाली हूँ। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने एंटीथेसिस, अभी थीसिस और एंटीथेसिस का ना कोई ऐसा सेड रूल नहीं है। एंड ऐसे में बताऊँ, ऐसे में कोई रूल नहीं है। कुछ लोग इस फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं मेरे जैसे, कुछ लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी लिखते हैं। आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कॉपी देखोगे ऐसे की, या फिर पुराने टॉपर्स की भी कॉपी देखोगे, तो आपको ये दिखेगा ना कि हर किसी का लिखने का अंदाज थोड़ा अलग है, बट कंटेंट और वो जो चीज़ें समझाना चाह रहे हैं वो उनके रिफ्लेक्ट हो रही है। वो टॉपिक आपका जो है ऐसे का, वो आपके पूरे राइटिंग से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो देयर शुड बी अ कनेक्शन, वो डिस्कनेक्ट नहीं फील होना चाहिए चेकर को। सो आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या फिर जो फॉर्मेट मैंने बताया, जो मैंने यूज़ किया, आप उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो अभी व्हाट यू सो यू रीप में मैंने उसका एंटीथेसिस में क्या लिखा कि मैडम क्यूरी का एग्जाम्पल दिया कि मैडम क्यूरी ने तो अपनी होल लाइफ जो साइंस है उसको दे दिया, बट उनकी डेथ कैसे हुई, उसी पॉइजन से जिसको उसने उन्होंने डिस्कवर किया। सेकंड देखो, ये तो मैंने पहला एंटीथेसिस दिया ना। उस सेकंड एंटीथेसिस मैंने क्या दिया था कि जैसे हम बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो 1 या 2% लोगों का ही होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि जब हम मेहनत करें तो वो 100% कन्वर्ट हो। तो वो मैंने एंटीथेसिस दे दिया। वैसे आप बहुत सारे और भी एंटीथेसिस दे सकते हो। एंड फाइनली आपको जो कंक्लूजन लिखना है, तो बॉडी इज सॉर्टेड। अभी इस लेक्चर में आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ओवरऑल एक स्केलेटन आपको समझ में आए कि ऐसे को आपको अप्रोच कैसे करना है। अगर मतलब एक टॉपिक लेके मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि किस तरीके से आपको चीज़ों को अप्रोच करना है, अपने माइंड को किस डायरेक्शन में लेके जाना है कि मुझे ऐसे इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि आप धीरे धीरे वो चीज़ें डेवलप कर पाओ। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में है, कंक्लूजन में क्या करना है ना आपको, कंक्लूजन जो आपका है वो हमेशा इंट्रोडक्शन के साथ एक सिंक होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जो लेक्सी लॉज वाला टॉपिक था, दिस वन, ये लेक्स लॉज वाला जो टॉपिक था, उसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि अमेजोन प्राइम में आई वॉच्ड अ वीडियो और वहाँ से आई गॉट टू नो कि हाउ देयर आर laws which are there, but since women are not able to take that, तो इस वजह से इट इज़ अ हिंड्रेंस टू women empowerment। और मैंने वहाँ पे एक इंद्रावती का एग्जाम्पल, एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर लेके ये चीज़ एक्सप्लेन की थी एक फ्लो में। नाउ जब इसी ऐसे के डायमेंशंस वगैरह के बाद एंडिंग की मतलब कंक्लूजन का टाइम आया, देन मैंने कंक्लूजन में इसमें जैसा मुझे याद है मैंने ये लिखा था कि आप अगर आपने वो सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि वो सीजन 1 में ये जो चीज़ है इंट्रोडक्शन वाली वो हुई थी। एंड धीरे धीरे दैट लेडी gained confidence and she started on her own, she started visiting the panchayat and everything on her own। तो पहले आपने एक ऐसा इंट्रोडक्शन लिखा जिससे वो टॉपिक एक्सप्लेन हुआ
फिर आपने एक पॉजिटिव वे में थीसिस के पॉइंट्स कवर किए, फिर आप उसके अपोजिट में एंटीथेसिस में गए, तो आपको कंक्लूजन थोड़ा सा एंटीथेसिस का टच रखना है। और मैंने ऐसा किया था कि उसी स्टोरी को लिंक कर दिया था, लाइक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की स्टोरी मेरी कहीं ना कहीं उसी इंद्रावती कैरेक्टर से रिलेटेड थी, तो मैंने उसका मेंशन किया था कंक्लूजन में। बट टाइम हैज़ चेंज्ड एंड नाउ एज शोन इन दैट सीरीज शी गेन्ड शी गेन्ड हर एम्पावरमेंट, एंड उसने कैसे चीज़ों को लर्न किया धीरे धीरे, एंड नाउ शी इज़ एम्पावर्ड। तो इस तरीके से आप आपके इंट्रोडक्शन और आपके कंक्लूजन को लिंक करके देख सकते हो। ओके गाइस, तो दिस वाज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी वीडियो, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मैंने क्या किया था, मैंने कैसे अप्रोच किया था ऐसे को। अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे के ऊपर वीडियोस लेके आऊँ, लाइक टॉपिक वाइज, लाइक इफ़ यू गिव मी अ टॉपिक एंड उस पर मैं आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, एवरीथिंग शॉर्ट करके एंड आपको समझाऊँ एंड डिमेंशंस बताऊँ इन डिटेल, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।